वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। देवदास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। शरद बाबू के उपन्यासों में जिस रचना को सबसे अधिक लोकप्रियता मिली है वह है देवदास। तालस नापुर गांव के देवदास और पार्वती बालपन से अभिन्न स्नेह सूत्रों में बंध जाते हैं, किंतु देवदास की भीरू प्रवृत्ति और उसके माता पिता के मिथ्या कुलाभिमान के कारण दोनों का विवाह नहीं हो पाता। 2-3 हजार रुपये मिलने की आशा में पार्वती के स्वार्थी पिता 13 वर्षीय पार्वती को 40 वर्षीय दोहाजू भुवन चौधरी के हाथ बेच देते हैं, जिसकी विवाहिता कन्या उम्र में पार्वती से बड़ी थी। विवाहोपरांत पार्वती अपने पति और परिवार की पूर्ण निष्ठा व समर्पण के साथ देखभाल करती है। निष्फल प्रेम के कारण नैराश्य में डूबा देवदास मदिरा सेवन आरंभ करता है, जिस कारण उसका स्वास्थ्य बहुत अधिक गिर जाता है। कोलकाता में चंद्रमुखी वेश्या से देवदास के घनिष्ठ संबंध स्थापित होते हैं। देवदास के संपर्क में चंद्रमुखी के अंतर्सत प्रवृत्तियां जागृत होती हैं। वह सदैव के लिए वेश्यावृत्ति का परित्याग कर अष्टचूरी गांव में रहकर समाज सेवा का व्रत लेती है। बीमारी के अंतिम दिनों में देवदास पार्वती के ससुराल हाथीपोता पहुंचता है, किंतु देर रात होने के कारण उसके घर नहीं जाता। सवेरे तक उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। उसके अपरिचित शव को चांद ल जला देते हैं। देवदास के दुखद अंत के बारे में सुनकर पार्वती बेहोश हो जाती है। देवदास में वंशगत भेदभाव एवं लड़की बेचने की कुप्रथा के साथ निष्फल प्रेम के करुण कहानी कही गई है। देवदास वैशाख मास की दोपहरी की भीषण गर्मी में पाठशाला के एक कमरे में फटी चटाई पर बैठकर ऊँटते और जम्हाए लेते देवदास ने कमरे में घुटते रहने की अपेक्षा खुले आसमान में पतंग उड़ाने का मजा लेने का निश्चय किया और फिर स्कूल से छुट्टी पाने का बहाना भी गढ़ लिया। इस समय पाठशाला में अर्धावकाश हुआ था। कुछ बच्चे अपनी अपनी मंडली बनाकर उछल कूद और कोलाहल कर रहे थे, तो कुछ वृक्ष के नीचे गुल्ली डंडा खेल रहे थे। देवदास को जलपान के लिए बाहर जाने की अनुमति देना बंद कर दिया गया था, क्योंकि एक बाहर गया यह छोकरा वापस पाठशाला की ओर मुंह नहीं करता था। इसे गोविंद पंडित बहुत बार देख परख चुके थे। देवदास के पिता ने भी अर्धावकाश में लड़के को बाहर न जाने के लिए अपनी सहमति दे रखी थी। इस अवधि में देवदास को अपनी कक्षा के मॉनिटर भोला की देखरेख में रहना पड़ता था। हाथ में स्लेट लेकर उठ खड़े हुए देवदास ने देखा कि उस कमरे में उसके अध्यापक महोदय ऊँघ रहे हैं और मॉनिटर भोला दूर किसी टूटी फूटी बेंच पर अन्य अध्यापक की भूमिका निभा रहा है। वह कभी अनमने भाव से बाहर खेलते लड़कों को देखता और कभी अपनी उड़ती निगाह देवदास और पार्वती पर डालता था। पार्वती 1 महीना पहले ही पंडित जी के आश्रय में रहने और शिक्षा ग्रहण करने आई है। पंडित जी से प्रभावित होने के कारण ही वह इस समय बोधोदय पाठ्य पुस्तक के अंतिम खाली पृष्ठ पर स्याही से मजे से सो रहे पंडित जी का चित्र बना रही थी और एक कुशल चित्रकार की भांति रह रहकर इस तथ्य की जांच कर रही थी कि वह अपने प्रयास में कितनी सफल रही है। यद्यपि वह अपने मनमाफिक चित्र नहीं बना पाई थी, तथापि जैसा बन पड़ा था उसे ही देख देखकर वह काफी प्रसन्न हो रही थी। इसी समय स्लेट हाथ में लेकर खड़े देवदास ने भोला को जोर से पुकारते हुए हिसाब न हो पाने की शिकायत की, तो भोला ने गंभीर होकर पूछा, कौन सा हिसाब नहीं हो रहा है? मन शेर छटांत का। लाओ अपनी स्लेट मुझे दिखाओ। देवदास ने अपनी स्लेट उसे थमा दी और भोला हिसाब लगाने में जुट गया। ठीक इसी समय देवदास ने 3 बरसों से निरंतर टूटी बेंच पर बैठते आ रहे भोला को धक्का दे दिया। बेंच के नीचे पंडित जी कभी सुविधा होने पर अपने मकान बनाने के लिए सस्ते दाम पर मिल रहा चूना खरीद कर लिया था, जिसकी रखवाली उस पर पड़ी बेंच पर बैठा भोला पूरी सावधानी से करता आ रहा था। हिसाब करने में खोया भोला देवदास के धक्के से संभल न सका और चूने के उसी ढेर में जा धंसा। बस फिर क्या था, इस दृश्य का आनंद लेती हुई पार्वती ताली बजाकर हंसने और उछलने कूदने लगी। पेड़ के नीचे खड़े लड़के भी खूब जोर से हंसने लगे। पंडित जी की नींद खुल गई और वह क्रुद्ध दृष्टि से चारों ओर देखने लगे। उन्होंने टूटी बेंच के नीचे चूने में धंसे और बाहर निकलने के लिए हाथ पैर पटकते किसी को देखा, तो वह चिल्लाकर पूछने लगा, यह काहे का शोर मचाया जा रहा है? उद्धरण उद्धरण। पंडित जी के प्रश्न का उत्तर भला कौन देता? वहां कमरे में केवल पार्वती उपस्थित थी, जो अपनी मस्ती में तालियां बजाते हुए धरती पर लौट रही थी। उत्तर न पाकर क्रुद्ध हुए वह पुनः चिल्लाए, अरे हुआ क्या है? इसी बीच अपने ऊपर से चूना हटाने में सफल हुआ भोलानाथ बेंच से बाहर निकला, तो उसे देखकर पंडित जी फिर चिल्लाकर बोले, बदमाश कहीं का, तू चूने में कैसे धंस गया था? भोला पीड़ा से चिल्लाने लगा। तो पंडित जी ने और अधिक क्रुद्ध स्वर में डांटते हुए पूछा, बदमाश कुछ बोलता और बताता क्यों नहीं?
मैं देवदास का सवाल हल कर रहा था कि उस साले ने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उस बदमाश ने फिर शैतानी की। सारी बात को समझकर पंडित जी भोला के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए बोले, अच्छा, वह गधा तुझे धकेलकर बाहर भाग गया है। भोला जोर से रोने बिलखने लगा। भोला ने उठकर अपने शरीर को झाड़ पोंछकर भली प्रकार साफ करने की पूरी चेष्टा की, किंतु रंग और चूने के कुछ निशानों के लगे रहने के कारण वह भूत जैसा दिखाई देने लगा। पंडित जी ने एक बार दोहराया, हाँ वह धू रत लड़का तुझे गिराकर 9-2-11 हो गया है। आ करते हुए भोला और भी जोर जोर से रोने लगा। पंडित जी ने भोला को आश्वस्त करते हुए कहा, इसका उसे समुचित दंड दिया जाएगा। भोला हाय हाय करता हुआ रोता रहा। पंडित जी ने पूछा, बाकी लड़के कहाँ हैं? इसी बीच हौंकते हुए लौटे लड़कों ने उदासी के स्वर में बताया कि देवा उनकी पकड़ में नहीं आया। वह उन पर ईंटें फेंकता है, इसलिए चोट लगने के डर से वे लौट आए हैं। पकड़ में नहीं आया क्या? पंडित जी ने पुनः पूछा तो एक लड़के ने उसके द्वारा ईंटें फेंकने की बात दोहरा दी। इस पर पंडित जी की डांट और उनके चुप रहने की बात सुनकर वह बेचारा डर के मारे एक और खिसक गया। पंडित जी ने पहले पार्वती की डांट डपट की और फिर भोला के हाथ को पकड़कर देवदास के पिता से शिकायत करने चल दिए। देवदास के पिता जमींदार नारायण मुखर्जी घर के बाहर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। एक नौकर पंखा कर रहा था। दिन के 3 बजे एक छात्र के साथ गोविंद पंडित को आया देखकर वह चकित हो उठे। कायस्थ पंडित जी ने जाति धर्म का निर्वाह करते हुए पहले मुखर्जी महाशय को सादर प्रणाम किया और फिर भोला को आगे करके सारी घटना को विस्तार से सुनाकर अपने आने का प्रयोजन बताया। सुनकर मुखर्जी महाशय काफी व्यथित हुए और चिंतित स्वर में बोले, देवदास के उद्धत हो जाने को मैं भी पसंद नहीं करता। गोविंद पंडित ने पूछा, तो अब मेरे लिए क्या आदेश है? हुक्के की नली एक ओर रखते हुए जमींदार साहब ने पूछा, इस समय वह कहाँ है? मुझे क्या मालूम, मैंने जिन लड़कों को उसे पकड़ने के लिए भेजा था उन्हें तो उसने मार मार कर भगा दिया है। कुछ देर तक दोनों ओर चुप्पी छाई। चुप्पी को तोड़ते हुए मुखर्जी महाशय बोले, ठीक है, उसे घर आने दो, मैं उसकी खबर लेता हूँ। पंडित जी भोला का हाथ पकड़कर पाठशाला लौट आए और उन्होंने क्रोधावेश में यह घोषणा करके सभी छात्रों को संत्रस्त और हक्का बक्का कर दिया, देवदास के पिता भले ही यहाँ के जमींदार हों, किंतु अब वह देवदास को अपनी पाठशाला में कभी नहीं घुसने देंगे। यथ होने के कारण उस दिन गुरुजी ने छुट्टी भी निश्चित समय से कुछ पहले कर दी। छात्र आपस में इस विषय पर तरह तरह की बातें करने लगे। एक लड़का बोला, यार कुछ भी कहो, देवा है हिम्मत वाला। दूसरे लड़के ने कहा, आज उसने भोला की ऐसी तैसी कर दी। एक और लड़का बोला, ओफ, ढेला भी कितनी जोर से फेंकता है। एक और लड़के ने भोला का पक्ष लेते हुए कहा, भोला भी देवा से बदला लिए बिना मानने वाला नहीं। एक अन्य छात्र बोला, अरे, जब देवा इस पाठशाला में आएगा ही नहीं तो फिर बदला लेने न लेने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। बच्चों की इस मंडली के साथ अपने हाथ में स्लेट और किताब थामे पार्वती भी चल रही थी। उसने एक लड़के का हाथ पकड़कर पूछा, मनी, क्या अब देव भैया को सचमुच पाठशाला से निकाल दिया जाएगा? मनी ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। इस उत्तर से असंतुष्ट हुई पार्वती एक और खिसक गई। पार्वती का पिता नीलकंठ चक्रवर्ती का पक्की ईंटों का मकान जमींदार मुखर्जी की हवेली से सटा हुआ था। उसके 10-5 बीघे धरती भी थी और 2-4 घर यजमान भी थे। इसके अतिरिक्त उन्हें जमींदार से भी कुछ प्राप्ति हो जाती थी, इसलिए वह सुख शांति और निश्चिंतता से जीवन बिताते थे। पार्वती को पाठशाला पहुंचाने और ले जाने का दायित्व घर के नौकर धर्मदास पर है। पिछले 10-12 वर्षों से वह अपने इस दायित्व को नियमित रूप से निभाता आ रहा है। आज पार्वती को पाठशाला ले जाते हुए धर्मदास ने पूछा, पारो, तुम्हारे देव भैया कहाँ हैं? भाग गए हैं। सुनकर चकित हुए धर्मदास ने कहा, क्या मतलब? देवदास के द्वारा की गई भोलाना था की दुर्दशा का वर्णन करते हुए पार्वती को हंसी आ गई। वह बोली, एकदम चूने के ढेर पर। हा हा हा, भोला कैसा भूत लगता था। आह आह, क्या मजेदार दृश्य था। धर्म कहते हुए वह ताली पीटने लगी। पूरी बात न समझने पर भी पार्वती को हंसता देखकर धर्मदास भी हंसने लगा। हंसी रुकने पर उत्सुक हुए धर्मदास ने पूछा, बिटिया रानी, कुछ बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या था? देव भैया ने जोर से धक्का देकर भोला को चूने के ढेर के बीच गिरा दिया। कहकर पार्वती एक बार फिर हंस दी। सारी बात को अब ठीक ढंग से समझ लेने के बाद धर्मदास ने पूछा, इस समय देवदास कहाँ है? मैं क्या जानूं, तुम्हें सब मालूम है। इस समय उसे खूब भूख लगी होगी, उसका पता ठिकाना बता दो बिटिया।
हाँ भैया को भूख लगने की बात तो सच है, किंतु फिर भी मैं उसका पता नहीं बताऊंगी। लेकिन क्यों नहीं बताना चाहती हो? बताने पर मुझे उनसे बुरी तरह पिटना पड़ेगा। हाँ, मैं उन्हें खाना दे आ सकती हूँ। संतुष्ट हुए धर्मदास ने कहा, ठीक है, तुम उन्हें खाना दे आना और बातों में फुसलाकर संध्या के समय घर ले आना। पार्वती ने धर्मदास की बात मानकर शाम के समय देवदास को घर ले आना स्वीकार कर लिया। घर पहुंचने पर पार्वती ने देखा कि उसकी माँ और देवदास की माँ को धर्मदास को दिए उसके वचन की जानकारी हो गई है। दोनों के द्वारा पूछताछ किए जाने पर पार्वती को जो सूझा वह उसने मुंह से बोल दिया। इसके बाद वह अपने पल्लू में थोड़ी सी मुड़ी बांधकर घर के समीप स्थित जमींदार के आमों की बगिया में चल दी। उसे मालूम था कि वहीं कहीं छिपकर बैठा देवदास तमाकू पी रहा हो। बगिया में बने बांस के बाड़े में थोड़ी सी जगह को साफ करके वहां बैठा हुक्का गुड़गुड़ाता देवदास उसे मिल गया। चिंतित और परेशान देवदास पार्वती को देखकर भीतर से काफी प्रसन्न होने पर भी बाहर से गंभीर बना रहा। वह मुस्कराकर बोला, आओ पार्वती। पार्वती के समीप बैठ जाने पर उसके आंचल की गठरी को देखते ही उसे खोलकर खाद्य सामग्री को खाते हुए देवदास बोला, पारो। पंडित जी का क्रोध शांत हुआ या नहीं? वह बोली, पंडित जी ने तुम्हारे पिताजी को सारी घटना सुनाकर उनसे तुम्हारी शिकायत की है। हुक्के को एक ओर रखकर और आंखें तरका देवदास बोला, क्या कहा? बाबूजी से शिकायत की है? हाँ, बाबूजी ने क्या कहा यह को मुझे मालूम नहीं, किंतु पंडित जी ने तुम्हें अपनी पाठशाला में न आने देने की घोषणा कर दी है। मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। इस बीच मुड़ी निपटा चुके देवदास ने पारो से संदेश की मांग की। पारो के मुंह से संदेश न लाने की सुनकर उसने पानी मांगा। पारो के उसे भी न लाने की कहने पर थोड़ा नाराज होकर देवदास बोला, जब कुछ भी नहीं लाना था तो फिर आने की क्या आवश्यकता थी? अब जाकर पानी ले आओ। देवदास का रूखापन पारो को अच्छा नहीं लगा। वह बोली, अब मुझसे पानी नहीं लाया जा सकता। तुम स्वयं चलकर पी आओ। मैं वहां कैसे जा सकता हूँ? क्या यहीं पड़े रहोगे? अभी तो यहीं रहना होगा, बाद में देखा जाएगा। देवदास की परेशानी देखकर उसके प्रति स्नेह और सहानुभूति दिखाते हुए पार्वती की आंखें गीली हो उठी और वह रुंधे गले से बोली, देव भैया, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। ऐसा कभी संभव नहीं। हट करती हुई पार्वती बोली, क्यों संभव नहीं? मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगी। अच्छा, पहले मेरे लिए पानी तो ले आ। मैं नहीं जाती, मेरे चले जाने पर तुम कहीं दूसरी जगह चले जाओगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। देवदास के कथन पर विश्वास न कर पाती पार्वती को स्थिर बैठा देखकर देवदास ने ऊंचे स्वर में बोला, सुना नहीं मैंने क्या कहा है? पार्वती को फिर भी स्थिर बैठा देखकर उसकी पीठ पर एक धौल जमाते हुए देवदास बोला, जाती है या नहीं? रोते हुए पार्वती बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नाराज और रूठा हुआ देवदास कहीं दूसरी ओर चल दिया। उधर रोती हुई पार्वती सी देवदास के पिता के पास आ खड़ी हुई। पार्वती को काफी प्यार करने वाले मुखर्जी महाशय ने उसकी आंखों में आंसू देखकर चिंतित स्वर में उससे पूछा, क्या हुआ बेटी? रोती क्यों हो? देव भैया ने पीटा है। कहाँ है वह? आम की बगिया में बांस की झोपड़ी में बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। पंडित जी की शिकायत से पहले ही उखड़े बैठे मुखर्जी महाशय पार्वती की शिकायत सुनकर तो आग बबूला हो उठे और बोले, क्या देवा फिर से तंबाकू पीने लगा है? उद्धरण उद्धरण, हाँ, यह तो उनका रोज का काम है। उसी बांस की झोपड़ी में भैया ने आपका हुक्का छिपा रखा है। तुमने यह सब पहले क्यों नहीं बताया? देव भैया की मार की डर से पहले बताने की हिम्मत नहीं हुई। वास्तव में पार्वती द्वारा देवदास की इस बुराई की उनके पिताजी को जानकारी न देने का उद्देश्य उसे मिलने वाली सजा से बचाना था। आज भी क्रोध में आकर यह सब बताने के लिए वह अपने को कोसते हुए पछता रही थी। 8 साल की छो लड़की को इतनी समझ थी, इसलिए वह रोते रोते अपने बिस्तर पर लेट गई और रात का भोजन न कर सकी। अगले दिन देवदास की जमकर पिटाई हुई और उसे घर में बंद कर दिया गया। उसकी मां के बुरी तरह से और बहुत देर तक रोने बिलखने पर बड़ी मुश्किल से उसे छोड़ा गया। उसके दूसरे दिन वह सुबह घर से भाग निकला और पार्वती के घर पहुंचकर बाहर की खिड़की से उसने पार्वती को आवाज देकर पुकारा, पारो ओ पारो। आवाज सुनकर पार्वती ने खिड़की खोली और उत्तर में बोली, देव भैया। देव ने उसे जल्दी से बाहर आने का इशारा किया और उसके बाहर आ जाने पर वह बोला, तूने मेरे पिताजी को मेरे तंबाकू पीने की बात क्यों बताई थी? तूने मुझे मारा जो था, वह तो तूने पानी लाने से मना कर दिया था। पार्वती के चुप रहने पर देवदास बोला, तुझमें समझ की कमी है और तू अनाड़ी है। अच्छा, फिर कभी किसी से ऐसी शिकायत मत लगाना। पार्वती ने सिर हिलाकर किसी से कुछ न कहने की हामी भरी।
अच्छा चल आज बांस बाड़ी से बांस काटकर ताल पर बैठकर मछली पकड़ते हैं। पार्वती ने पूरी सावधानी और ताकत से तने को अपनी ओर खींचे रखा और फिर देवदास उसे काटने में जुट गया। पार्वती ने उससे पूछा, क्या तुम पाठशाला नहीं चलोगे? उसके नहीं कहने पर पार्वती बोली, तायाजी तुम्हें जाने को कहेंगे तो क्या करोगे? देवदास ने उत्तर दिया, बाबूजी ने स्वयं पाठशाला न जाने की कह दी है। अब पंडित जी मुझे पढ़ाने मेरे घर पर आया करेंगे। कुछ देर के लिए चिंतित पार्वती चुप रहने के बाद बोली, गर्मी के कारण हमारी पाठशाला का समय बदल गया है, अतः अब मुझे जाना होगा। क्रुद्ध स्वर में देवदास ने ऊपर से कहा, तुझे कहीं नहीं जाना है। सुनकर पार्वती उदास हो गई और उधर बांस की डाली थोड़ी ऊपर हुई तथा देवदास ऊंचाई से नीचे आ गिरा। उसे चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसका शरीर जगह जगह से छिल अवश्य गया। नीचे उतरते ही खींचे हुए देवदास ने सूखी डाली से पार्वती के शरीर के विभिन्न अंगों, सिर, पीठ, छाती, मुंह और टांगों आदि पर जोर जोर से प्रहार किया तथा अपने हाथों से उसके गालों पर थप्पड़ मारे और फिर बोला, जाती है तो जा मार। पार्वती पहले तो सहम गई, किंतु लगातार अपने शरीर पर देवदास के पड़ते घूंसों और तमाचों से क्रुद्ध होकर और अपने को अपमानित अनुभव करते हुए वह बोली, मैं अभी तायाजी के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताती हूँ। इससे और अधिक भड़का हुआ देवदास पार्वती को और अधिक पीटते हुए बोला, जा जिससे कहना हो कह दे। मुझे न किसी की चिंता है और न किसी का कोई भय। पार्वती के कुछ दूर चले जाने पर देवदास ने उसे आवाज दी, जिसे सुनकर भी पार्वती नहीं रुकी, उल्टे उसने अपनी चाल पहले से अधिक तेज कर दी। इस पर देवदास ने फिर से पुकारा, पारो री एक बात तो सुन जा। किंतु पार्वती के फिर भी न रुकने पर उदास और निराश हुआ देवदास उसे सुनाते हुए उच्च स्वर में बोला, नहीं आती तो ना आ। पार्वती के चले जाने पर देवदास ने एक दो बांस काटे तो सही का न तो उसका मन खिन्न हो उठा था। उधर रोते हुए घर लौटी पार्वती के गालों पर देवदास की पिटाई से पड़ा घाव जैसा दाग नीला होकर सूज गया था, जिस पर निगाह पड़ते ही पार्वती की दादी चीख उठी और बोली, यह किस जालिम की करतूत है? आंखें पूंछते हुए पार्वती के मुंह से पंडित जी का नाम सुनकर दादी पार्वती को अपनी गोद में लेकर क्रुद्ध स्वर में बोली, चल जरा नारायण को बताती हूँ कि वह जल्लाद है या पंडित है। बेचारी मासूम लड़की पर इतना अत्याचार। दादी के गले से लिपटी पार्वती बोली, हाँ चलो। मुखर्जी महाशय के पास पहुंचकर पार्वती की दादी गोविंद पंडित की 7 पीढ़ियों को गाली देते हुए और उसके द्वारा जन्मांतरों में बच्चों पर किए अत्याचारों जैसे कुकर्मों को ही उसकी गरीबी का कारण बताते हुए उसके लोक परलोक के बिगड़ने का शाप देने लगी। इसके बाद मुखर्जी महाशय को संबोधित करते हुए बोली, नारायण जरा देख तो सही, शूद्र होकर ब्राह्मण कन्या पर ऐसा प्रहार करते हुए उसे जरा भी संकोच नहीं हुआ। कुछ समय पहले तौल में आज के क्विंटल, किलो और ग्राम के स्थान पर मन, सेर और छटांक का प्रयोग होता था। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।